जब आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ईदर योर रिसर्च एरिया और योर रिसर्च प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल और नॉट। मीन्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च के काबिल है भी या नहीं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डीप लुक दैट हाउ यू कैन गेट डिसाइडेड दैट ईदर योर रिसर्च प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल और नॉट। I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Welcome back to my channel. And when we are developing a research problem and we are moving toward the development of research questions, research hypothesis and so on, तो हमारे लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम कुछ जो चेक पॉइंट्स हैं उनमें से गुजर जाएं ताकि हमें अपने रिसर्च प्रॉब्लम की वर्थ जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले तो जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, सबसे पहले तो आपके लिए ये देखना ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इधर ये सारी रिसर्च परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई जगह है। डू यू हैव अ प्रॉपर प्लेस टू डू अ रिसर्च? आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास उस स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा आपका सुपरवाइज़र या एक अच्छा ऐसा सीनियर है तो जहाँ पर आपको ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स आए आपको गाइड कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है कि आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को जब प्रैक्टिकली असेस करने जाएंगे और उन रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे कहाँ से। अगर आपका वो सर्वे है जिसको आप सर्वे परफॉर्म करके अपनी रिसर्च को कंपाइल करना चाह रहे हैं, तो जिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं इन योर सोसाइटी, इधर वो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करता है, इधर उस तरह के आपको केस स्टडी करने के लिए डिफरेंट केसेस मिलेंगे भी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ और अपनी जो अवेलेबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना ज़रूरी है। फिर डेफिनेटली इफ़ यू हैव अ टिक ऑन दिस चेक पॉइंट कि आपको लगा कि हाँ आपके पास वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास एक अच्छा गाइड करने वाला आपका मेंटोर, आपका सुपरवाइज़र, अच्छे आपके सीनियर्स भी मौजूद हैं एंड यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। आपको अपनी रिसर्च को परसू करने में डाटा के हिसाब से और अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट स्टेप इज दैट व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट बाय डूइंग दिस रिसर्च। मतलब इस रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करके आप सोसाइटी को किस तरह से सर्व करने जा रहे हैं, किस तरह से जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज लिटरेचर में उस स्पेसिफिक इशू के अगेंस्ट पढ़ा हुआ था, व्हाट यू आर गोइंग टू बी एड इन दैट literature or in that knowledge. If you are adding something depending upon the type of your degree, it varies. अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो it can be a minor portion. अगर आप मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो that should be on a little broader spectrum. And if you are doing your doctorate degree, then definitely this contribution should be a major contribution. ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप existing body of knowledge में कुछ भी ऐड करने जा रहे हैं तो it means you are in a correct डायरेक्शन, आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से डेवलप कर रहे हैं एंड यू हैव सम ऑब्जेक्टिव्स जिनको लेके आप रिसर्च करने जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली बाय लुकिंग डीपली दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट एंड हाउ यू आर एडिंग योर नॉलेज और उसकी लेवल किस तरह का है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस नॉलेज। मीन्स पीपल कैन परफॉर्म इट एंड पीपल कैन ईजिली एक्सेस योर डाटा एंड यू आर गोइंग टू मेक इट पब्लिक एंड यू आर गोइंग टू पब्लिश इट इन अ गुड रिप्यूटेड जर्नल। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं आपके पेपर की और आपके काम की वर्थ को भी बढ़ाएंगी एंड यू कैन गिव इट एक्सेस टू मोर यंग रिसर्चर्स। और आप इस तरह अपने डाटा को एवेलुएट करके और अपने इन चेक पॉइंट्स को अपने रिसर्च प्रॉब्लम में ऐड करके उसकी वर्थ को इन्हांस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज आयनिक लिक्विड बाय माइक्रोवेव असिस्टेंट सिंथेसिस एंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरी लेबॉर्ट्री में मौजूद नहीं है जिसमें आयनिक लिक्विड जो कि 2 या 3 हफ्तों में प्रिपेयर होता है, वी कैन
prepare it in 40 to 45 minutes by applying high pressure and high power, तो definitely मेरा project यहीं पे fail हो जाएगा because I don't have this instrument, या मैं कुछ ऐसे analysis perform करने जा रही हूँ जो मेरे country में है ही नहीं, या अगर किसी laboratory में वो वाला instrument पड़ा भी हुआ तो उनके साथ मेरी कोई collaboration नहीं है, I don't have access with them, और उनके साथ access को process करते करते हो सकता है मेरी डिग्री का टाइम ही निकल जाए, तो डेफिनेटली मुझे इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रपोजल जो है उसको डेवलप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई ऐसा रिसर्च प्रपोजल भी नहीं होना चाहिए विच इज़ नॉट गोइंग टू ऐड सम वैल्यू इन द लिटरेचर। मीन्स अगर एक ही पाथवे से डिफरेंट तरह की सिंथेसिस होती आ रही हैं एंड दीज ऑल सिंथेसिस आर यूजलेस सिंथेसिस, और उनकी कोई बैक एक्टिविटीज़ नहीं है, वो इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो किसी के यूज़ में भी नहीं आ रहे, तो आप इस तरह की सिंथेसिस करके कोई भी ऐसा हेल्दी या वैल्यूएबल एडिशन जो है वो लिटरेचर में नहीं कर रहे, ठीक है। तो बी फोकस ऑन दैट कि आप एक तो आपके रिसोर्सेज आपके पास हों, एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर गुड इनफ विद द रिसोर्सेज देन यू शुड मूव कि आप कितना हेल्दी कितना वैल्यूएबल एडिशन कर सकते हैं इन द लिटरेचर, इन द लाइफ ऑफ द अदर्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। These all things, these all points make your research proposal, make your research question a very healthy research proposal. So I hope so by watching this video you can have a much good idea कि किस तरह से आप एक अच्छा research proposal develop कर सकते हैं and किस तरह से आप अपने research proposal को worthy research proposal बना सकते हैं। To develop a good research proposal, उसके सारे points, उसकी each and everything, I have a video on that, आप उस वीडियो को देखें और इन सारे पॉइंट्स को डिटेल से समझें कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।